अगर आपको आज मैं बताऊं कि आप अपने कारोबार के अंदर आज तक जितना भी एनालिसिस करते रहे हैं फाइनेंसिस के हवाले से, उसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप गलत प्रोडक्ट्स को मार्केट करते रहे हों। इसी वजह से आपके वेयर हाउस और आपके स्टॉक्स आज तक आपकी दुकान में पड़े हैं और आपके ऊपर वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर रहे हैं। अब होता क्या है, हम लोग आम तौर पर हर महीने के आखिर में ये एनालाइज करते हैं कि यार इस महीने हमने इतनी सेल्स की, इतने का माल आया था, सैलरीज निकाल के, बाकी खर्चे निकाल के इतने पैसे हमें बच गए या खुदा न खास्ता नुकसान हो गया। अब इस प्रोसेस के अंदर हम एक चीज़ लैक करते हैं, हम एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं करते कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स को मज़ीद लेके आना चाहिए, किन प्रोडक्ट्स को एक्चुअली हमने अपनी पहचान बनाना है ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे बेहतरीन हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोडक्ट्स की बेस के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा ताकि हर क्वार्टर या हर 6 महीने बाद आप जब भी एनालिसिस करने बैठे अपने फाइनेंसिस का, आपको एग्जैक्टली पता हो मुझे किस प्रोडक्ट टाइप से कितना प्रॉफिट हो रहा है और मेरे टोटल प्रॉफिट के अंदर वो कितना शेयर लेके आ रहे हैं, या किस पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंटेशन की बेस पे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और उस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर ज़्यादा मार्केट करना है आपने, ताकि आपके प्रोडक्ट और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएं। अब हम लोग आमतौर पर ये क्यों नहीं करते? क्योंकि सबसे पहली चीज़, इसके लिए हमें एक्सटेंसिव डेटा अकोमुलेट करना पड़ता है और जो कि एक रिग्रेस प्रोसेस है और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी लगती है और उसके लिए अलग से हमें लोग भी हायर करने पड़ते हैं जो हमारे डाटा का एनालिसिस, उसकी इंटरप्रिटेशन और सबसे पहले अकोमुलेशन करें। इस वजह से हमारे बिजनेस के लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अवॉइड करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है और यही वजह है कि हमारे मेजॉरिटी बिजनेसेस कभी स्केल नहीं कर पाते, कभी एक्सपैंड नहीं कर पाते और एक ही दुकान के अंदर उनका पूरा सिस्टम चल रहा होता है और वो उससे दूसरी दुकान कभी बना नहीं पाते। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किन प्रोडक्ट्स में है, किस लाइन में है, किस कस्टमर सेगमेंट में है, तब तक आप कभी भी एक्सपैंड और स्केल नहीं कर सकते। अगर आपको ब्रॉडली बताया जाए तो दो तरह की सेगमेंटेशन की जा सकती है। सबसे पहली प्रोडक्ट ग्रुप या प्रोडक्ट की कैटेगरीज के लिहाज से, सेकंड कस्टमर बेस के लिहाज से, कि आपको एक्चुअली पता हो किन किन प्रोडक्ट्स के अंदर मेरी कितनी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कौन से प्रोडक्ट्स मुझे मजीद ऐड करने चाहिए, किन प्रोडक्ट्स को छोड़ देना चाहिए, मेरा कस्टमर वो वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदता मुझसे। और दूसरा क्राइटेरिया इज आपके कस्टमर की प्रोफाइलिंग, किस सेगमेंट के कस्टमर्स आपके साथ लॉयल्टी के साथ चल रहे हैं, आपकी मेजॉरिटी सेल्स किस पर्टिकुलर सेगमेंट से आ रही हैं, ये एनालिसिस करना और वो आपको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं, ये चीज़ गेज करना बहुत अहम है और आज की वीडियो में आपको यही चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने उस प्रोसेस की तरफ और आपको इस शीट के अंदर मैं ये पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने अपने सेल्स के प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज को एनालाइज करना है। लेट्स सपोज ये पहला टैब प्रोडक्ट कैटेगरीज का है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमने 5 तरह के प्रोडक्ट्स रखी हैं। फॉर एग्जांपल आप अपैरल्स के अंदर डील कर रहे हैं, आप फुटवेयर में डील कर रहे हैं, आप ज्वेलरी आइटम्स में डील कर रहे हैं, एसेसरीज जो भी ख़वातीन की या मर्द हजरात की हैं, उसमें बेल्ट्स हो सकती हैं, उसमें बैग्स हो सकते हैं, उसमें हिजाब कैप्स हो सकती हैं या दीगर जितनी भी एसेसरीज मौजूद हैं, और फ्रेगरेंसेस। तो ये 5 प्रोडक्ट की कैटेगरीज वो हैं जिनमें आप पर्टिकुलरली अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। आपकी कोई दुकान है, आपका कोई मॉल है, आपका कोई स्टोर है, उसमें ये 5 तरह की प्रोडक्ट टाइप्स आप ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। लेट सपोज आपके अपैरल्स की आफ्टर अ क्वार्टर आप ये एनालिसिस करते हैं कि इन 3 महीनों में अपैरल्स यानी कि सूट्स जो बिके हैं मेरे, वो बिके हैं जी 4 लाख के। और फुटवेयर की अगर हम बात करें तो आप भी एनालाइज करते हैं कि जी मेरे शूज़ इस पूरे अरसे के अंदर, इन 3 महीनों के अंदर बिके हैं तकरीबन 2.5 लाख के। और ज्वेलरी के आइटम्स जो कि एक बहुत अच्छी आपकी सेल रही, लेट सपोज वो आपके बिके हैं 10 लाख के, 1 मिलियन हो गया। और आप कहते हैं जी एसेसरीज यानी कि मुख्तलिफ आइटम्स जो भी हैं मर्द या ख़वातीन दोनों के लिहाज से, वो आपके बिके हैं लेट सपोज 2,76,490 रुपये के। और फ्रेगरेंसेस जितने भी परफ्यूम्स हैं, सेंट्स हैं, मुख्तलिफ आपने जो रखे हुए हैं, लेट सपोज आपके ये बिके हैं जी 1,56,000 रुपये के।
सो ये आपकी टोटल सेल्स है, सॉरी मैंने यहाँ पर सेल प्राइस लिखा हुआ है, दीज आर टोटल सेल्स उस एक क्वार्टर के अंदर जिसको आप एनालाइज करने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आपको नेट उसमें से रेवेन्यू कितना है, आप सारे खर्चे निकाल के, आपके तमाम कॉस्टिंग निकाल के, जिसमें मार्केटिंग भी है, आपके एक्सपेंसेस भी हैं, आपकी यूटिलिटीज़ हैं, तमाम चीज़ें निकाल के लेट सपोज उस एक क्वार्टर के अंदर आपको अपैरल्स में से जो आपको बचे हैं वो हैं जी 2,76,475 रुपये। जो फुटवेयर आपका बिका 2.5 लाख का, उसमें से लेट सपोज आपको बच गए 1.5 लाख रुपया। जो ज्वेलरी आपकी बिकी है तकरीबन 1 मिलियन की, उस ज्वेलरी से आपको जी आपके प्रॉफिट्स या आपके रिटर्न्स जो आ गए हैं वो हैं हम कह लेते हैं जी कि 2.5 लाख रुपए। एसेसरीज आपकी जितनी भी बिकी हैं उन एसेसरीज से आपकी 1.5 लाख रुपए आपको बच गया, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रही। और फ्रेगरेंसेस उनमें से जो आपकी 1,56,000 की बिकी हैं, लेट सपोज आपको 75,000 रुपया प्रॉफिट आया। अब अगर हम इस कॉलम ई को देखें जो रिटर्न्स ऑन सेल्स बता रहा है परसेंटेज के लिहाज से, यह हमें बताता है कि अपैरल्स में एक्चुअली आपका रिटर्न कितना है, 69%। फुटवेयर की बात करें तो 60%, ज्वेलरी आइटम्स में 25%। ऑल्दो यहाँ पर ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑल्दो सेल्स 1 मिलियन की हुई हैं लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उसके लिहाज से सिर्फ 25% रिटर्न्स आ रहे हैं आपको। अब आप जाते हैं एसेसरीज की तरफ तो उसमें आपके रिटर्न्स 54% हैं और फ्रेगरेंसेस 48%। लेट सपोज हम एक काम करते हैं, हम ये कहते हैं जी कि हमारे फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छे नहीं बिके और हम इसको जस्ट फॉर द केस हम इसको नेगेटिव में ले जाते हैं। सो हमें -48% वहां पर रिटर्न था। अब हम देख रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज कि हम एनालाइज तो करें कि हमारा कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स दे रहा है। सो अगर हम इस कॉलम एफ में देखें तो अपैरल्स हमें 37% ऑफ द टोटल प्रॉफिट ला के दे रहे हैं, फुटवेयर से 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज्वेलरी 33%, एसेसरीज 20% और फ्रेगरेंसेस 10%, और वो भी नेगेटिव में ऑब्वियसली, जो हमें लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के स्टेटस के लिहाज से अगर हम उनको कॉलम जी के अंदर रैंक करना चाहें तो आई थिंक ये हमारा हाई प्रॉफिट लेके आ रहा है। इसको हम लेट सपोज कहते हैं प्रॉफिटेबल। ये जो 20% लेके आ रहे हैं इनको हम कह देते हैं जी ये ओके चल रहे हैं हमारे पास, ये मॉडरेट या मीडियम लेवल का प्रॉफिट दे रहे हैं। और ये 10% वाला लॉस जनरेट कर रहा है कंपनी के एंड पे। अब जब आपके पास ये स्टैट्स आ गए हैं किसी भी एक क्वार्टर के लिहाज से, अब बहुत आसान है आपके लिए एनालाइज करना कि ये अपैरल्स की लाइन जो आपको हाईएस्ट प्रॉफिट्स दे रही है इसके ऊपर मजीद इन्वेस्ट करें। अपने मार्केटिंग के बजट इस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट किए जाएं ताकि आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमम रहें, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है और टोटल प्रॉफिट के अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपका अपैरल्स का है। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है ज्वेलरी। ज्वेलरी के अंदर आपको 33% टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है ज्वेलरी की तरफ से, विच मीन्स कि अपैरल्स के बाद आपको जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने उस पूरे स्टोर के लिहाज से, अपने ब्रांड के लिहाज से, वो आपकी ज्वेलरी के आइटम्स हैं। और फुटवेयर और एसेसरीज मोर लेस आपको सेम प्रॉफिट्स दे रही हैं लेकिन वो को बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है, वो को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं लेके आ रही। ऑल्दो वो दोनों को ज्वाइन करें तो वो 40% बनता है, लेकिन इंडिविजुअली क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं आप इनके लिहाज से अच्छे आपको इन्फॉर्म्ड और केयरफुल डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि क्या इनमें भी फर्दर सेगमेंटेशन करके उसमें से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर लाइन उठाई जाए या इनके ऊपर क्या प्रैक्टिसेस की जाए कि यहाँ का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके। और सबसे आखिर पे ये फ्रेगरेंसेस आते हैं। अब आमतौर पर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यार मैक्सिमम चीज़ें आपके स्टोर में होनी चाहिए, कभी भी कोई कस्टमर आ जाएगा, बट प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा जहन नशीन कीजिए कि ये कभी भी अच्छी अप्रोच नहीं होती। उसको अपने स्टोर, अपनी इन्वेंट्री के अंदर रखने की भी एक कॉस्ट इनकर कर रहे हैं आप, एक कॉस्ट बेयर कर रहे हैं और ये एक्चुअली कंपनी को लॉस में लेके जा रही है। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंपनी के कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स में लॉस की तरफ लेके जाने में। सो इसके साथ क्या करना है, अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें
अकॉर्डिंगली क्या एक्शंस लेने चाहिए। सो अगर हम बात करें उस डोमेन की, अपैरल्स की, जो हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट्स दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मैनेजमेंट अपनी मज़ीद रेज़ करनी पड़ेगी कि हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। प्राइसेस के अंदर हम डिस्काउंट्स दे सकते हैं, प्राइसेस लो कर सकते हैं, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इसमें बने, क्योंकि वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं। और थर्ड थिंग, सेल्स के लिहाज से हमें एफर्ट्स रेज करनी चाहिए इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें ये मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी ला के दे रहे हैं, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमारे पूरे बिजनेस के अंदर इस पर्टिकुलर चंक का। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम एफर्ट्स लेके आनी है, मैक्सिमम मार्केटिंग का बजट इसके ऊपर एलोकेट होना चाहिए, ताकि ये प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर एक अच्छा चंक अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हो। सेकंड नंबर पे लेट्स सपोज हमारे पास आ जाता है जी ज्वेलरी का ये पूरी रेंज, जो कि 33% कंट्रीब्यूट कर रही है। सेम हम कह सकते हैं, जो हमने हाई प्रॉफिट के लिहाज से तमाम चीज़ें देखी, हम लेट्स सपोज इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, बट एट मॉडरेट लेवल। आपको मैनेजमेंट के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं उसको भी ज़रा कंट्रोल्ड रखना है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते ना। प्राइसेस आप यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे, और सेल्स की एफर्ट्स भी तकरीबन आपको मोर और लेस सेम रखनी है, क्योंकि ओवर द टाइम ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे आपके एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। ऑल्दो एक बड़ा चंक है, आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा फुटवेयर और एसेसरीज। इनके लिहाज से लोअर मैनेजमेंट टाइम और एनर्जीज हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर हम सेल्स एफर्ट्स की बात करें, वो भी हमें ज़रा कम करनी पड़ेंगी। और प्राइसेस इसमें समहाउ, क्योंकि हमारे मार्जिन बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रही है, प्राइसेस के ऊपर हम वेरिएशन ला सकते हैं, जो कि नॉर्मली इंक्रीज की तरफ होनी चाहिए, ताकि कंट्रीब्यूशन बढ़ सके, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन समहाउ इंक्रीज हो सके। सेम गोज फॉर द एसेसरीज। एंड देन कम्स द लास्ट पार्ट। इसमें आपने इस प्रोडक्ट की वायबिलिटी को ज़रा रिव्यू करना है कि क्या हमें ये अपनी रेंज में रखना भी चाहिए या नहीं, इसकी कितनी कॉस्टिंग हमें पड़ रही है, कितना हम लॉस बेयर कर रहे हैं, और वो लॉस किस हेड में जा रहा है, क्या वो मार्केटिंग के एक्सपेंस में ही हम डाल रहे हैं, या हमारे बिजनेस को वो बहुत ही हैविली अफेक्ट कर रहा होगा। सो इस तरह से आप एक्चुअली एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कैटेगरी आपको अच्छा प्रॉफिट दे रही है, और उसके ऊपर आपने किस तरह से मजीद इन्वेस्ट करना है। दूसरा चंगा आ जाता है कस्टमर टाइप का। लेट सपोज आप अपने कस्टमर्स की बेस के ऊपर ये एनालाइज करना चाह रहे हैं कौन सा सेगमेंट ऑफ योर कस्टमर्स आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स देता है। सो हमने यहाँ पर 5 अगेन कैटेगरीज डिफाइन की हैं कस्टमर की। हाउसवाइफ्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एथलीट्स और बिजनेस के लोग, जो CEOs हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आपसे कोई भी आपके प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं। लेट सपोज उस एक क्वार्टर के अंदर हाउसवाइफ्स ने आपसे सामान खरीदा है 5 लाख रुपए का, जस्ट राउंड फिगर। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने आपसे खरीदे हैं जी 3,75,000 का सामान। वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो तमाम खवातीन और मर्द हजरात जो ऑन जॉब होते हैं, जो अपना पूरा टाइम शॉपिंग और उन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर सर्फ नहीं कर सकते, जिनके पास इतना वक्त नहीं है। लेट सपोज उन्होंने घर बैठ के तकरीबन 9.25 लाख की चीज़ें आपसे ख़रीदी हैं। एथलीट्स ने लेट सपोज आपसे 2.25 लाख की चीज़ें ख़रीदी हैं। और बिजनेस ओरिएंटेड लोग, उन्होंने आपसे ख़रीदा है जी 1.5 लाख का सामान। अब प्रॉफिट्स ऑब्वियसली आप सारे एक्सपेंसेस, तमाम कॉस्टिंग निकाल के उन प्रोडक्ट की प्राइसेस, वो सब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या जितनी भी आपको, अगर उसने ख़रीदा है आपने, तो जितनी भी कॉस्ट आपको आई है, लेट सपोज आपको हाउस वाइफ्स ने जितना आपसे सामान ख़रीदा है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में से, उस कस्टमर सेगमेंटेशन से। इसके अंदर हम प्रोडक्ट को डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रहे, इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाउस वाइफ्स ने हमसे जो चीज़ें ख़रीदी हैं उनसे अल्टीमेटली हमें कितना प्रॉफिट बना। लेट सपोज हमें वो बनता है जी 1,25,000।
यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने हमसे जो चीज़ें ख़रीदी हैं उसमें से हमें प्रॉफिट हुआ जी 75,000 का। वर्किंग प्रोफेशनल्स ने हमसे जो चीज़ें ख़रीदी हैं तकरीबन 9 लाख की, हमने उसमें से 5 लाख रुपया प्रॉफिट की मद में ख़रीदा, प्रॉफिट की मद में कमाया। एथलीट्स जिन्होंने हमसे चीज़ें ख़रीदी, लेट्स सपोज हमें उनसे सिर्फ 25,000 का फ़ायदा हुआ, और जो बिज़नेस के लोग हैं क्योंकि उनका वॉल्यूम कम था समहाउ और वो लोग बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें चाहते हैं और हाई डिमांड चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हमें लेट सपोज उसमें नुकसान हुआ है। अगर हम ओवरऑल उस पूरे चंक को देखें तो हमने 90,000 का नुकसान किया। अब अगेन इसके अंदर आप देखेंगे रिटर्न परसेंटेज ऑन सेल्स, कि सेल्स के लिहाज से अगर आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो टोटल में से आपका 25% रिटर्न आ रहा है आपको, और अकॉर्डिंगली आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखेंगे तो 20%, वर्किंग प्रोफेशनल से 58%, एथलीट्स का 9% कॉन्ट्रीब्यूशन, और बिजनेस के लोगों ने ऑब्वियसली हमें नुकसान पहुंचाया है अपने उस पर्टिकुलर हेड के अंदर। अब ओवरऑल जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है अगर हम उसको देखें तो एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो लोग जो बाजार से जाके चीज़ें नहीं खरीद सकते, उन्होंने आपसे ऑर्डर की, उन्होंने 79% आपके ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूट किया। वो लोग जो हाउस वाइफ्स हैं, तमाम खवातीन, उन्होंने 20% कंट्रीब्यूट किया आपके टोटल प्रॉफिट्स के अंदर। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स, उन्होंने 12% कंट्रीब्यूट किया है। एथलीट्स, क्योंकि एक हाई नीच है, बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें उनको चाहिए होंगी शायद, उन्होंने सिर्फ 4% कंट्रीब्यूट किया है आपके उस पूरे बिजनेस के अंदर ओवर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर। और बिजनेस के लोगों ने आपसे जितनी चीज़ें खरीदी हैं उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो सकता है बहुत ज़्यादा आए हों, उसकी कॉस्ट के लिहाज से आप पर्टिकुलर मार्जिन ना कर सके हों, अगर उसको आप डिवाइड करें अपनी यूटिलिटीज़ और तमाम सैलरीज और एक्सपेंसेस को भी ऐड करें तो आपको 14% लॉस हुआ है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। अब इस बेस पर आप अगेन ये एनालाइज कर सकते हो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स की पर्टिकुलर नीच को टारगेट करना अपनी मार्केटिंग में, यानी कि आपके एड्स, आपके प्रोडक्ट लाइनिंग, उसका कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स को मद्देनजर रखते हुए होगी तो वो एक्चुअली आपको वेरी हाई प्रॉफिट्स दे रहे हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी को देखें कंपैरेटिवली तो आपको मॉडरेट लेवल के प्रॉफिट्स मिल रहे हैं हाउस वाइफ्स की तरफ से, और उससे ज़रा लोअर लेवल पे आ जाते हैं बहुत ही एवरेज या लो प्रॉफिट्स हम इनको कह देते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरफ से एथलीट्स, इसको हम ओके कहेंगे, और ऑब्वियसली बिजनेस के लोगों ने हमें जो चीज़ें खरीदी हमसे, जितना भी बिजनेस हमें दिया, अल्टीमेटली उससे लॉस जनरेट हो रहा है। विच मीन्स कि कंपनी को अब बहुत ही कॉन्शियस डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब अगर हम बात करें अपने इस पर्टिकुलर चंक की जहां हमें बहुत हाई प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए? मोर इन्वेस्टमेंट ऑन मार्केटिंग और रेज एफर्ट्स ऑन सेल्स एंड रेज मैनेजमेंट टाइम, ताकि इनको ज़्यादा फोकस किया जाए, इनके ऊपर ज़्यादा वक्त सर्व किया जाए और अल्टीमेटली आपको मज़ीद मैक्सिमम प्रॉफिट्स दे सकें। एंड ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी ऑन प्राइसेस भी ऑफर की जा सकती हैं। इसको मैं थोड़ा सा अगर सेट कर लूँ तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। सो जस्ट लाइक दिस। और अकॉर्डिंगली जो मॉडरेट प्रॉफिट्स हैं हमारे, उनके अंदर हम मॉडरेट लेवल की एफर्ट्स अपनी पुट करेंगे और ये तमाम जो चंक्स हमारे पास मौजूद हैं ये मॉडरेट प्रॉफिट्स में लेके जाएंगे। हमें ये तमाम चीज़ें एवरेज या मॉडरेट लेवल की एफर्ट्स में इंक्लूड करनी है। लो प्रॉफिट्स के अंदर हमें रिव्यू करनी है इनकी वायबिलिटी, क्या हमारे लिए ये इतने प्रॉफिटेबल हैं, क्या हमें इनको मज़ीद इंक्लूड करना चाहिए, क्या हमें इनको अपने पूरे सिस्टम में रखना चाहिए या नहीं। जो हमें बहुत ही कम लेवल के प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो एथलीट से आ रहे हैं।
इसको भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा क्या हमारे लिए वायबल है इस पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट को अपने मार्केटिंग के अंदर टारगेट करना या नहीं। और ऑब्वियसली जो लॉस जनरेशन है इसको हमने अपनी मार्केटिंग से और अपनी नीच में से ओमिट कर देना है। ये जो चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं हमें उन पर भी सवाल उठाना पड़ेगा कि वो किस तरह की चीज़ें हैं जो हमें लॉस जनरेट कर रही हैं, और दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जो बिजनेस पीपल का है शायद वो हमारे आइडियल कस्टमर्स नहीं है। तो हमें अकॉर्डिंगली ये देखना पड़ेगा कि हमें किस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिहाज से अपनी मार्केटिंग डिज़ाइन करनी है, और हमें अकॉर्डिंगली कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हमारा बिजनेस अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल रहे। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक चीज़ बहुत अहम है, विच इज़ कि हम जब भी अपने वो प्रोडक्ट लाइन या कस्टमर के एक चंक को निगलेक्ट करना चाह रहे होंगे, ओमिट करना चाह रहे होंगे, अपने उस पूरे बिजनेस प्रोसेस से निकालना चाह रहे होंगे, और हम किसी कंसल्टेंट से बात करेंगे या बिजनेस प्रोफेशनल से मशवरा लेंगे, तो वो कहेंगे कि नहीं यार चीज़ें तो सारी होनी चाहिए। यू नेवर नो किस तरह का क्लाइंट आपसे कब आके क्या चीज़ डिमांड कर ले। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी मार्केटिंग इन डिसीजंस की बेस पर होनी चाहिए, इन्हीं कैलकुलेशंस की बेस पर होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी हैविंग बिगर लॉसेस। अगर आपको कोई मशवरा देता है कि चीज़ें रख लो यार कभी ना कभी तो बिक ही जाएंगी, आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो आपके बिजनेस के लिए नुकसानदेह। इमीडिएटली वो प्रोडक्ट जितने जल्दी निकाल सकते हैं उसको निकालिए अपनी लाइन में से, उसको कहीं और बेच दीजिए, वापस कर सकते हैं वापस कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है और मज़ीद कॉस्ट ऐड करती जाएगी। और इस पूरे डेटा की बेस के ऊपर आप एग्जैक्टली एनालाइज कर सकते हो कि आपके मार्केटिंग के प्लान के अंदर कौन सी पर्टिकुलर डोमेन, कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, किस पर्टिकुलर सेगमेंट को किन दिनों में दिखाने हैं, किस इवेंट के लिहाज से मुझे अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स डिज़ाइन करनी है, वो किस तरह के एड्स पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसी की बेस के ऊपर आपका पूरा मार्केटिंग का प्लान डिज़ाइन होगा। नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जब तक इन्फॉर्म डिसीजंस नहीं लेंगे आप अपने बिजनेस के अंदर सफ़र करते रहेंगे, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सो टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अपने प्रोडक्ट लाइन को और अपने कस्टमर सेगमेंटेशन को बहुत कॉन्शियसली ऑब्जर्व कीजिए ताकि अपने बिजनेसेस को स्केल कर सकें और एक आउटलेट से 50 आउटलेट्स में लेके जाएं, एक शहर से नेशन वाइड और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच।